Hello students, welcome back to Prepon. We are doing a series on post-independent India और हमारी सीरीज का नाम इंडिया बाय डिकेड्स है, जिसमें हम दो वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं, दो टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। आज तीसरा करते हैं। जो लोग अब जुड़ रहे हैं चैनल से उनको बता दें, हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के डेवलपमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिनका जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारी करंट नॉलेज से भी। हमारे जो करंट अफेयर्स के डेवलपमेंट्स हैं, जो इश्यूज भारत में चलती रहती हैं, उनका बहुत गहरा संबंध 1947, 1950, 60, 70, 80, 90s के इंडिया से बहुत ज़्यादा है। कई बार बहुत सी इश्यूज होती हैं जिनके बैकग्राउंड को जानना ज़रूरी होता है, तो ये जो मिसिंग लिंक है उसको जोड़ने के लिए ये सीरीज शुरू की गई है। इस पहले दशक में, जो पहला दशक 1950 से 60 का है, इसमें डिस्कस करते हैं स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन। भारत में राज्य बने, राज्य कैसे बने, कैसे रिऑर्गेनाइज हुए। आज जो पहला पार्ट है उसका वो डिस्कस करते हैं इस इशू पे। तो सबसे पहले देखते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस क्या स्थिति थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन ये भी तय है कि बिना टेरिटोरियल पावर के, बिना पॉलिटिकल पावर के वो व्यापार को अपने एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगी। इसलिए उन्होंने कुछ 3 मेजर एरियाज को डेवलप किया था। एक तो थी मद्रास प्रेसिडेंसी, 1801 तक वो अपनी फाइनल शेप लेने लगती है। पूरा बंगाल के सदर्न बॉर्डर से लेकर यहाँ पर मालाबार कोस्ट और ये सारा एरिया कहलाता था मद्रास प्रेसिडेंसी। दिस वाज ऑल मद्रास प्रेसिडेंसी, मतलब 1/3 ऑफ इंडिया वाज ऑलमोस्ट मद्रास प्रेसिडेंसी। द होल ऑफ डेक्कन एंड साउथ इंडिया वाज मद्रास प्रेसिडेंसी एट दैट टाइम। 1801 तक ये हो जाती है। इसके बनने में बहुत सारी वॉर्स होती हैं। एंग्लो मैसूर वॉर है, कर्नाटिक वॉर्स हैं। उनका जो रिशफलिंग हुई थी उसके हिसाब से ये डेवलप होती रहती है, थोड़ा बहुत चेंज होती रहती है। इधर बॉम्बे प्रेसिडेंसी बन जाती है, दैट वाज बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जो अपनी शेप 1818 तक लेने लगती है। एंग्लो मराठा वॉर्स हुई थी, 1827 तक इसकी एक लगभग एक सी शेप आने लगती है। राइट फ्रॉम सिंध, जो पंजाब से लगा हुआ सिंध है पाकिस्तान में, और ये पूरा का पूरा जो मद्रास प्रेसिडेंसी का जो ये एरिया है यहाँ तक, ये कहलाती थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बीच में जो येलो एरिया है ये छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती हैं। जितना ग्रीन एरिया है ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी होती है। आपको ये भी पता है कि इंडिपेंडेंस से पहले मेजर तौर पे 2 तरीके के राज्य थे। प्रोविंसेस वो होते थे जिन पे अंग्रेज सीधे रूल करते थे, वहां पर अंग्रेजों की सरकार है, उन्हीं की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, उन्हीं के लॉस चलते हैं। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स वो होती हैं जहां पर राजा महाराजा निजाम वगैरह रूल करते हैं। वहां पर अंग्रेजों का आधिपत्य तो है, लेकिन इनडायरेक्ट रूल हुआ करता है। तो ये जितना भी एरिया ग्रीन है ये डायरेक्ट रूल वाला है, येलो एरिया है ये इनडायरेक्ट रूल वाला एरिया है। इधर यहाँ जैसे मैसूर है, इट वॉज नॉट रूल्ड डायरेक्टली। मैसूर जो है एक समझ लीजिए प्रिंसली स्टेट हुआ करती है। उधर सबसे बड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी है, राइट फ्रॉम द बॉर्डर्स ऑफ पंजाब, कश्मीर, ये जो पंजाब है, कश्मीर है, राजस्थान है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस है, पूरा बंगाल है, सेंट्रल इंडिया है, टू लोअर बर्मा, ये कहलाती थी बंगाल प्रेसिडेंसी। दिस वॉज कॉल्ड बंगाल प्रेसिडेंसी। इसमें भी एरियाज जुड़ते जाते हैं, डेवलप होती है। तो 3 मेजर एरियाज पे ये काम होता था इंडिपेंडेंस से पहले। इसी के तहत जो गवर्नर जनरल था वो रूल किया करता था। लेकिन जैसे जैसे रूल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इनका मॉडिफिकेशन या इनसे बाइफर्केशन होने लगता है। 1833 का चार्टर कानून पास होता है। 1833 के चार्टर कानून में एक नई प्रेसिडेंसी बना दी जाती है, आगरा प्रेसिडेंसी। 1834 में जो वेस्टर्न यूपी के एरिया है वहां पर बन जाती है आगरा प्रेसिडेंसी। लेकिन ये आगरा प्रेसिडेंसी स्टार्ट होती उससे पहले इसका नाम रख दिया गया नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस। 1836 में इसका नाम हो जाता है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस। यहां पर आपको बता दें कि जितने भी ये डिमार्केशंस होते थे प्रोविंसेस के, स्टेट्स वगैरह के, ये सब अंग्रेज अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, मिलिट्री कन्वीनियंस या ट्रेड कन्वीनियंस के हिसाब से करते थे। इसमें कोई रैशनल बेसिस नहीं होता है कि कोई बहुत लॉजिकल रैशनल बेसिस हुआ करता है। अपनी जो इंपीरियल नीड्स हुआ करती हैं उनके हिसाब से डिमार्केशन हुआ करते हैं। जो आगरा प्रेसिडेंसी है 1836 में इसका नाम हो गया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। जितने भी वो घेरे हुए छीने हुए एरियाज थे उनके साथ जो जोड़ देते हैं बनारस से लेकर
ये समझ लीजिए बना, जितना भी ग्रीन एरिया है ये कहलाती थी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। दिस वाज कॉल्ड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। तो 1836 में ये एक और प्रोविंस बन जाता है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, इसका नाम पड़ा है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये यूपी वाला एरिया है, दैट वाज कॉल्ड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। उधर डलहौजी आया है। डलहौजी ने एंग्लो सिख वॉर के बाद, जो एंग्लो सिख वॉर हुई थी, उन्होंने पंजाब कैप्चर कर लिया है। 1849 में डलहौजी कैप्चर्ड पंजाब, और कुछ समय तक तो पंजाब एक बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स के तहत चलेगा, लेकिन 1858-59 में आकर पंजाब एक प्रोविंस बन जाएगा, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रोविंस बन जाएगा। होल ऑफ दिस एरिया टचिंग यू कैन से द नॉर्थ वेस्ट, अफगानिस्तान का जो एरिया है वहां से टच करता हुआ, और इसमें जितना रेड एरिया है ये दिल्ली होता है। 1859 में इसमें दिल्ली भी ऐड कर दिया जाता है। तो बाय द वे द होल ऑफ दिस एरिया टचिंग नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, कश्मीर, ये सब का सब कहलाता था द होल एरिया ऑफ पाकिस्तान। सिंध उधर बॉम्बे प्रोविंस में होता था, ये सारा का सारा कहलाता था पंजाब प्रोविंस। इसमें आपको याद ही रखना है कि इसमें दिल्ली ऐड हो जाता है 1858-59 में। दिल्ली वॉज मेड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पंजाब प्रोविंस। तो ये पंजाब प्रोविंस बन जाता है। 1858 तक पंजाब एनेक्स होता है, उसके बाद तक इसमें दिल्ली भी ऐड हो जाता है। उधर सेंट्रल प्रोविंसेस बना देते हैं। जो सेंट्रल इंडिया है आज का मध्य प्रदेश, ये बन जाता है। द सेंट्रल प्रोविंसेस वर फॉर्म्ड इन 1861 बाय टेकिंग द एरियाज ऑफ सागर एंड नर्मदा फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। जो मैंने आपको ये एरिया दिखाया था, जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, इसका जितना भी ये सदर्न एरिया है इसको लेके जोड़ दिया जाता है सेंट्रल प्रोविंसेस में। और जो नागपुर कैप्चर किया था डलहौजी ने, जो नागपुर कैप्चर किया था अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह के तहत, वो जोड़कर एक प्रोविंस बन जाता है कॉल्ड सेंट्रल प्रोविंसेस 1861 में। होल ऑफ दिस एरिया ये कहलाता था, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल प्रोविंसेस। दिस वाज कॉल्ड सेंट्रल प्रोविंसेस, ये बन जाता है। ये सारी जितनी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो हिस्ट्री की हैं और आपको लिंक करने में मदद करेंगी। जब हम सेंट्रल प्रोविंसेस लिख देते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो ये सेंट्रल प्रोविंसेस होता है। कुछ एरिया छत्तीसगढ़ का रियासतें वगैरह होती है वो मिला दी जाती हैं, कुछ यूपी से एरिया ले लेते हैं, मतलब उस समय का नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, इन सबको मिलाकर एक सेंट्रल प्रोविंसेस बना दिया जाता है 1861 में। उधर 1856 में डलहौजी ने 1856 में ये अवध भी कैप्चर हो गया है अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ गुड ऑफ द गवर्न। वाजिद अली शाह से अवध कैप्चर हो गया है, और 1901 में ये जो अवध एरिया है और जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस है, इनको मिलाकर यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध कह देते हैं। यूनाइटेड, इसका नाम हो जाएगा यूनाइटेड प्रोविंसेस, आगे चल के इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस हो जाएगा। अभी कहते हैं यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध। ये सारा का सारा एरिया ये कहलाता है यूनाइटेड प्रोविंसेस। जो यूपी की समझ लीजिए प्रॉपर शेप है, जो यूपी की इंडिपेंडेंस के बाद शेप होती है लगभग, ये कहलाता था यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ अवध एंड आगरा। 1901 में बन जाता है, अवध कैप्चर होता है। उधर जो 1836 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस था, इन दोनों को मिलाकर एक यूनाइटेड प्रोविंसेस बना देते हैं, ये बन जाता है। उधर आसाम 1874 में, 1826 में आपको पता है 3 एंग्लो बर्मीज वॉर होती है। 1826 में होती है, 1852 में होती है, 1886 में होती है, इन द टाइम ऑफ एमहर्स्ट, इन द टाइम ऑफ डलहौजी, इन द टाइम ऑफ आगे चलकर रिपन के समय हो जाती है, दीज वॉर्स होती हैं। इन वॉर्स के तहत जो एरियाज लिए गए हैं उनको आसाम के तौर पर संगठित किया जाएगा। तो ये 1874 में इसको जो बंगाल होता है वहां से अलग निकालकर एक छोटा सा प्रोविंस बना देते हैं। कि जितने भी एरियाज हैं 1874 में आसाम से, ये हिस्टोरिकल आसाम है, इसमें सारा एरिया जोड़ दिया जाता है 1874 में, और ये प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती हैं। तो 1874 से आसाम एक अलग सा प्रोविंस हो जाता है, अलग सा एक यूनिट हो जाता है, चीफ कमिश्नर प्रोविंस हो जाता है। चीफ कमिश्नर प्रोविंस का मतलब होता है कि सीधे गवर्नर जनरल इसको देखता है, और चीफ कमिश्नर वहां का एक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो सीधे गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करता है। बाकी प्रोविंसेस जो है वो गवर्नर्स प्रोविंस कहलाते हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रोविंस कहलाते हैं। उनके पास अपनी एक गवर्नमेंट होती है, लेजिस्लेचर वगैरह भी हुआ करता है। तो ये एक छोटा प्रोविंस बना देते हैं 1874 में आसाम को। उधर 1905 में कर्दन कर देता है बंगाल का विभाजन।
1901 में वो जो पंजाब प्रोविंस था वहां से निकालकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बना दिया जाता है 1901 के आसपास, NWFP जिसे हम कहते हैं, जो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनवाला एरिया हो जाता है। 1905 में बंगाल डिवाइड हो जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। 2 हिस्से बंगाल के हो जाते हैं, कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया है और इट वाज इन द ईस्ट बंगाल एंड आसाम। ये जो आसाम था 1874 में, जो आसाम था उसे जोड़ देते हैं बांग्लादेश वाले एरिया से, तो इस पूरे प्रोविंस का नाम हो जाता है ईस्ट बंगाल एंड आसाम। और बाकी का जो प्रोविंस था वो कहलाता था बंगाल। इसको बंगाल प्रॉपर बोला गया था, जिसमें बंगाल होता है, वेस्टर्न बंगाल जिसे कह देते हैं, बिहार होता है, छोटा नागपुर होता है, उड़ीसा होता है, और यहाँ पर ये मद्रास प्रोविंस हुआ करता है। इस तरीके से ये सारा का सारा कहलाया था उस समय बंगाल प्रॉपर। बंगाल प्रॉपर ये पूरा का पूरा एरिया मिलाकर बंगाल प्रॉपर होता था। तो इस तरीके से बंगाल विभाजन के समय आसाम को ईस्ट बंगाल से जोड़कर एक सिंगल प्रोविंस बना देते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रोविंस बना देते हैं। ये चेंजेस होने लगे हैं। उधर 1911 में दिल्ली दरबार होता है और जॉर्ज फिफ्थ जो किंग था वो इंडिया आता है और दिल्ली दरबार में अनाउंस कर देता है कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। 1912 में रीऑर्गेनाइजेशन फिर होता है। आसाम को फिर एक अलग कर देते हैं, एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना देते हैं। आसाम का एरिया अलग हो जाता है और ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल को मिला देते हैं। तो 1911 में अनाउंसमेंट हुआ था, 1912 में ये एक्चुअलाइज होता है। आसाम वॉज सेपरेटेड फ्रॉम ईस्ट बंगाल एंड आसाम, जो कर्जन के समय बना था, और जो वेस्ट बंगाल है, ईस्ट बंगाल है, उसको मिला देते हैं। और जो बाकी एरिया है बिहार, उड़ीसा एंड छोटा नागपुर, ये एक अलग प्रोविंस हो जाता है। तो ये जो एरिया है ये अलग प्रोविंस हो जाएगा, ये एक अलग प्रोविंस हो जाएगा, और आसाम को फिर एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना देते हैं। मतलब बंगाल विभाजन जब रद्द होता है तो 3 यूनिट बन जाते हैं, उसके बाद 3 यूनिट बन जाते हैं। एक तो बनता है बिहार, छोटा नागपुर, झारखंड जैसे कह सकते हैं, उसमें छोटा नागपुर कहते थे, एंड उड़ीसा। और ये बनता है वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल को मिलाकर अलग प्रोविंस, मतलब दोबारा जोड़ देते हैं उसको और आसाम को अलग से अलग बना देते हैं। ये हो जाता है। उधर इंडियन नेशनल कांग्रेस भी काम कर रही है। कांग्रेस की अभी कोई विशेष नीति नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों को बनाने को लेकर कुछ 1-2 रिपोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कई बार प्रीलिम्स एग्जाम में स्टेटमेंट आ जाते हैं। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था, जो भारत के लिए कानून आते थे, उसमें एक था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसके बेस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 पास हुआ था। उस रिफॉर्म में उन्होंने बोला है कि लिंग्विस्टिक प्रोविंस, बात हो रही है कि भाषा के आधार पर प्रोविंसेस बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, तो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस को इम्प्रैक्टिकल कह देते हैं। लेकिन दे कमेंडेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए स्मॉल एंड मोर होमोजीनियस यूनिट, छोटे छोटे यूनिट से मोर होमोजीनियस हो, यूनिफॉर्मिटी हो, उसके बारे में वो राजी होने को तैयार है। लेकिन कोई बेसिक पॉलिसी नहीं होती है। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी प्रोविंसेस नहीं हुआ करता है। उधर नेहरू कमेटी होती है, जो भारतीयों ने साइमन कमीशन के अगेंस्ट बनाई थी, वो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस के बारे में पूरा सपोर्ट देती है कि भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए। यहाँ पर आपको ये याद होगा 1920 का नागपुर सेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने जितनी प्रदेश कांग्रेस कमेटीज बनाई थी उनको भाषा के आधार पर ही बनाया था। तो इस समय कांग्रेस की नीति भाषा के तौर पर राज्य बनाने की हुआ करती है। 1928 की नेहरू रिपोर्ट में ऐसा कह देते हैं। 1930 में साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है, और साइमन कमीशन का नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। साइमन कमीशन भी कह देता है द कमीशन गेव ओनली क्वालिफाइड सपोर्ट टू द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल। वो कहता है भाषा के आधार पर बन तो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर जितने भी यूनिट जोड़े जा रहे हैं उनके बीच में एक अगर एग्रीमेंट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट तो है, बट इट इज़ कंडीशनल सपोर्ट। तो साइमन कमीशन ने भी खुलकर नहीं बोला है कि भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए। उधर 1936 में जो उड़ीसा एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस हुआ करता था, उसको एक अलग से प्रोविंस बना देते हैं। इट वॉज इन द कमीशन वॉज मेड ए स्पेशल मेंशन। साइमन कमीशन ने उड़ीसा के बारे में बोला था कि जो उड़ीसा बिहार और छोटा नागपुर एक सिंगल प्रोविंस हुआ करता है, इसमें यह देखा गया है कि जो उड़ीसा वाला एरिया है ये आर्टिफिशियल कनेक्शन है इसका बिहार और छोटा नागपुर के साथ, जो नेचुरली रिलेटेड नहीं है। इसलिए क्यों ना उड़ीसा को एक अलग प्रोविंस बना दिया जाए। साइमन कमीशन ने उड़ीसा को एक अलग प्रोविंस बनाने की बात कह दी गई है। इस तरीके से 1936 में
छोटा नागपुर और बिहार अलग हो जाते हैं, उड़ीसा एक अलग प्रोविंस बन जाता है। यहाँ पर ये आपको याद रखना होगा, 1912 में बंगाल से बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर, झारखंड अलग हो जाते हैं, एक सिंगल प्रोविंस बना था। 1936 में जो उड़ीसा वाला पार्ट है वो अलग हो जाएगा। कुछ एरिया मद्रास से लिया गया, कुछ बिहार से लिया गया, कुछ उड़ीसा का एरिया था। इन सबको मिलाकर एक उड़ीसा का प्रोविंस बना दिया जाता है उड़िया स्पीकिंग लोगों का 1936 में। इस तरीके से उड़ीसा की नींव रख दी जाती है। उधर 1936 में ही सिंध जो था, जो बॉम्बे में था, उसे अलग कर देते हैं। इसको बॉम्बे से अलग कर देते हैं क्योंकि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी उसमें सिंध को अलग करने की बात कही गई थी। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है, ये था पहले 1901 से ही एग्जिस्ट कर रहा था। उधर सिंध को भी अलग कर दिया जाता है। 1936 में सिंध भी एक अलग प्रोविंस बन जाता है। 1936 तक ऐसा होने लगता है। बहुत सारी रियासतें भी हुआ करती, राज्यों को तो इस तरह ऑर्गेनाइज कर देते हैं। अब रियासतें भी हुआ करती हैं। रियासतें लगभग 600 रियासतें होती हैं। इंडिपेंडेंस के आसपास लगभग 600 रियासतें होती हैं। इनको भी ऑर्गेनाइज किया गया है। उन 600 में से, मोटे मोटे तौर पे 600 थी, उन 600 में से 216 रियासतों को, जिनकी पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ के आसपास है, इनको प्रोविंसेस के साथ मर्ज कर दिया गया है। मतलब कंटिग्यूटी के साथ जो रियासतें हैं, मान लीजिए कुछ यूपी में है, कुछ पंजाब में है, कुछ इस तरीके से जो छोटी छोटी बीच में पॉकेट्स हुआ करती हैं, उनको प्रोविंसेस के साथ मर्ज कर दिया जाता है। मतलब 2 करोड़ की पॉपुलेशन की 216 रियासतें प्रोविंसेस के साथ मर्ज हो जाती हैं। जो प्रोविंसेस थे, पंजाब था, यूपी था, सीपी था, आसाम था, बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश, एमपी है, और बॉम्बे है और मद्रास है, इनके साथ मर्ज हो जाते हैं। 61 स्टेट्स हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 7 मिलियन, 70 लाख की पॉपुलेशन की जो 61 छोटी छोटी रियासत हैं, इनको सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड यूनिट्स बना देते हैं। इनका स्ट्रेटेजिक एरिया है, इनकी लोकेशन स्ट्रेटेजिक है। ये राज्यों के साथ मर्ज नहीं की जाती हैं क्योंकि अलग थलग हैं, इनका कल्चर अलग है, ये यूनिफॉर्मिटी या होमोजेनिटी में नहीं आती हैं। इनको एक अलग सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड यूनिट्स बना देते हैं, जिसको आज यूनियन टेरिटरी कह देते हैं। और 275 रियासतों को, जिनकी पॉपुलेशन लगभग 3.5 करोड़ है, उनको एक अलग यूनिट के तौर पर बना देते हैं। जैसे कि राजस्थान है, मध्य भारत है, त्रावणकोर कोचीन है, सौराष्ट्र है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, इस तरीके से बहुत सारी स्टेट्स यूनियन बन जाती है। राजस्थान की जितनी छोटी रियासतें हैं, राजस्थान की यूनियन बन जाती है। ऐसे मध्य भारत की यूनियन बन जाती है। तो कुछ छोटी छोटी राज्यों की यूनियन भी बन जाती है। मतलब जितनी रियासतें थी उनको मर्ज कर दिया गया है। मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स को कम करने के लिए 3 तरीके से मर्जिंग हुई है। कुछ तो प्रोविंसेस में मर्ज हो जाते हैं, कुछ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज बन जाते हैं, यूटी बन जाते हैं, कुछ राज्यों की ही यूनियन बन जाती है, कुछ ऐसा भी हो गया है। तो उधर प्रोविंसेस ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, रियासतों को इस तरीके से ये जोड़ देते हैं इंडिपेंडेंस के आसपास। 1950 का वक्त आता है। इंडिपेंडेंस के बाद जो हुआ था, इन जितने भी ये राज्य हैं, मैंने आपको बताया, प्रोविंसेस को कम किया गया है, रियासतों को कम किया गया है। इस तरीके से जो डिमार्केशन होता है उसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट्स बना दी जाती हैं। क्योंकि इंडिपेंडेंस के आसपास राज्यों की कोई पॉलिसी सरकार नहीं बना पाई थी, तो उस समय जितने भी यूनिट्स हमको मिले थे, चाहे प्रोविंसेस हो चाहे स्टेट्स हो, उनको हमने 4 भागों में बांट दिया है। पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी स्टेट, पार्ट डी स्टेट। अब संविधान लागू हो जाता है, उनको 4 हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पार्ट ए स्टेट्स कौन सी है? जो 9 फॉर्मर गवर्नर्स प्रोविंसेस हैं, जो इन ब्रिटिश इंडिया के समय के प्रोविंसेस थे, उनमें से जो 9 प्रोविंसेस थे जो भारत के हिस्से में आए हैं, उनको पार्ट ए स्टेट्स बोला गया है। जैसे कि आसाम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये कहलाते थे पार्ट ए प्रोविंसेस। पार्ट ए प्रोविंसेस कौन से हैं? जो प्रोविंसेस के तौर पे एग्जिस्ट कर रहे थे। ईस्ट बंगाल और वेस्ट पंजाब पाकिस्तान के पास चले गए, बाकी प्रोविंसेस भारत में है, इनको पार्ट ए प्रोविंसेस बोला गया है, स्टेट्स बोला गया है, नॉट प्रोविंसेस। पार्ट बी कौन से हैं? 8 फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स और ग्रुप्स ऑफ स्मॉलर प्रिंसली स्टेट्स वर मेड पार्ट बी स्टेट्स। जो छोटी छोटी रियासतों की यूनियन बन गई थी, उनको पार्ट बी बना देते हैं। इनको गवर्नर राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे, राज प्रमुख, इनके पास एक लेजिस्लेचर हुआ करेगी। यहाँ पर गवर्नर होगा और गवर्नर के साथ एक लेजिस्लेचर होगी। यहाँ पर राज प्रमुख होगा, मतलब वो जो रियासत है उसका राजा ही उसका हेड हो जाएगा। उसके पास भी इलेक्टेड लेजिस्लेचर होगी। मतलब जो
पार्ट ए प्रोविंसेस थे, पार्ट बी प्रोविंसेस में ये फर्क है कि यहाँ का गवर्नर होगा, इलेक्टेड होगा, अपॉइंटेड होगा। यहाँ पर जो रियासतों के ही राजा वगैरह हैं उनको ही राज प्रमुख बना दिया गया था। ये इंडिपेंडेंस के समय इनके साथ समझौता हुआ था। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कैसे इनको जोड़ा गया था, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। द 8 पार्ट बी स्टेट्स वर हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला जिसे पेप्सू कहते थे, राजस्थान, सौराष्ट्र एंड त्रवणकर कोचीन। जो मैंने आपको अभी 216 स्टेट्स बताई थी, ये जो बताई थी आपको 275 स्टेट्स, इनको पार्ट बी स्टेट्स मान लिया गया है। दीज वर कॉल्ड पार्ट बी स्टेट्स। उधर पार्ट सी स्टेट्स कौन सी है? 10 फॉर्मर चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस एंड सम प्रिंसली स्टेट्स वर मेड पार्ट सी स्टेट्स दैट वर गवर्न्ड बाय चीफ कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जैसे राष्ट्रपति आज लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट कर देते हैं यूनियन टेरिटरी में, ऐसे उस समय चीफ कमिश्नर अपॉइंट हो जाते थे। तो पार्ट सी कौन कौन सी है? अजमेर है, भोपाल है, बिलासपुर है, कुर्ग है, दिल्ली है। दिल्ली पार्ट सी स्टेट में हुआ करता था। हिमाचल है, कच्छ है, मणिपुरी है, मणिपुर, त्रिपुरा एंड विंध्य प्रदेश, ये सब कहलाते थे पार्ट सी स्टेट। और अंडमान निकोबार जो था वो एक इकलौता था जो पार्ट डी स्टेट में होता है। तो जितने यूनिट्स हमको मिले थे, चाहे प्रोविंसेस हो या रियासतें हो, उनको हमने मर्ज करके, एमेलगमेशन करके 4 हिस्सों में बांट दिया है। इंडिपेंडेंस के पास हमारे पास राज्यों की पॉलिसी नहीं होती थी। वैसे इंडिपेंडेंस से पहले ही लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस की बात चलती रही थी। अब डिमांड बढ़ती जा रही है कि हमारा राज्य अलग बनाया जाए, चाहे वो कर्नाटक का एरिया हो जो मद्रास पार्ट का प्रोविंस है, या मद्रास प्रोविंस का जो तेलुगु वाला एरिया है वो, या जो गुजरात बोल रहे हैं, गुजराती बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, वो महाराष्ट्र से अलग होना चाहते हैं, हिंदी स्पीकिंग पंजाब से हरियाणा अलग होना चाहता है। ये डिमांड्स हल्के हल्के बढ़ती जाती हैं, लेकिन सबसे वेहीमेंट डिमांड जो मद्रास का तेलुगु स्पीकिंग एरिया होता है उसकी होती है। इन सब इश्यूज को टैकल करने के लिए 1948 में लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन अपॉइंट किया था भारत सरकार ने, जिसको हेड किया था एस के दर ने, तो नाम पड़ गया था दर कमीशन। तो पहले इस इश्यू को देखने के लिए कि राज्य कैसे बनाए जाएं, आधार क्या रखा जाए, दर कमीशन अपॉइंट होता है 1948 में, जिसको लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन भी बोला गया था। फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरिंग इनटू एंड रिपोर्टिंग ऑन द डिजायरेबिलिटी ऑफ otherwise of the creation of any of the proposed provinces of आंध्र, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। याद रखेंगे दर कमीशन ने इन सभी, आंध्र प्रदेश के लिए क्या आधार रखा जाए, कर्नाटक बनाना है, केरल बनाना है, महाराष्ट्र बनाना है, इन सबको आप बताइए क्या आधार होना चाहिए। एंड फिक्सिंग देयर बाउंड्रीज एंड असेसिंग द फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर कॉन्सिक्वेंसेज इन दोज प्रोविंसेस एंड द एडजॉइनिंग टेरिटरीज ऑफ इंडिया। It follows from the terms of reference of this commission that the reconstitution of provinces solely on linguistic basis was no longer taken for granted। कहने का मतलब है इंडिपेंडेंस के बाद कुछ बदलाव हुआ है, अब भाषा के आधार पे ही राज्य बनाने की बात नहीं चल रही है। इस कमीशन के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते थे उसमें लिखा है कि यहाँ पर फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रेलिवेंट कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए आप बताइए राज्य कैसे बनने चाहिए। तो दर कमीशन को ये बात कही गई है, और 4 राज्य कैसे बनेंगे इसके बारे में बात कही गई है। दर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। दर कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसमें लिंग्विस्टिक प्रोविजन के बारे में बात नहीं की है। उन्होंने कहा भाषा के आधार पर नहीं बनने चाहिए। जो इंडिया की नेशनल यूनिटी है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए भाषा के आधार पर राज्य बनाने की बात दर कमीशन मना कर देता है और एक डायरेक्शन दे देता है। उसी के बेस पर कांग्रेस ने अपनी जयपुर का जो सेशन था उनका 1948 में, उन्होंने एक जेवीपी कमेटी अपॉइंट की। ये कांग्रेस की अपनी कमेटी थी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पी सीतारामैया। तो कांग्रेस अपनी कमेटी अपॉइंट कर देती है टू कंसिडर द क्वेश्चन ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस एंड टू रिव्यू द प्रोविजन इन द लाइट ऑफ रिपोर्ट ऑफ दर कमीशन। दर कमीशन की रिकमेंडेशन के बेस पे ये जो जेवीपी कमेटी है बताएगी कि राज्य कैसे बनने चाहिए। द कमेटी known as JVP committee which consisted of Jawaharlal Nehru, Vallabh Bhai Patel and Sitaramaiya was the first Congress body to sound a note of warning against linguistic province। दर कमीशन ने भी कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए, नेशनल यूनिटी की कॉस्ट पे राज्यों को बनाना सही नहीं होगा। तो मतलब दर कमीशन ने और जेवीपी कमेटी दोनों का जो व्यू था वो लगभग एक सा ही है।
लेकिन जेबीपी कमेटी ने ये बोला है, इस कमेटी ने ये बोल दिया है कि ये हो सकता है the old Congress policy of having listing provinces could only be applied after careful thought had been given to each separate case without creating serious administrative dislocation, mutual conflict which would jeopardize the political economic stability of country. मतलब जेबीपी कमेटी ने कहा केस टू केस बेसिस पर यह किया जा सकता है, लेकिन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बेस पे नहीं कर सकते हैं। और हमारा रिकमेंडेशन है कि इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ध्यान में रखते हुए शुरुआत हम आंध्र प्रदेश से कर सकते हैं। तो जेबीपी कमेटी ने कह दिया एज ए प्रैक्टिकल केस वी कैन स्टार्ट विद आंध्र प्रदेश। कमेटी ने बोला आंध्र के केस में इसको अप्लाई करके हम काम कर सकते हैं। इस पे काम होने लगा था, लेकिन इससे पहले कि इस पे कुछ बात हो पाती, कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं। उधर 1951 में जो इलेक्शन होने थे, 1952-53 में इलेक्शन होते हैं। 1951-52 में कांग्रेस ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये लिख दिया है कि राज्यों को जो बनाया जाएगा वो लोगों की विशेष के हिसाब से बनाया जाएगा और इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाएगा। पता इंडिपेंडेंस के बाद भाषा के आधार पर राज्य बनाने की पॉलिसी अबेंडन करती नजर आ रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहां पर भी इन्हीं फैक्टर्स को इंपॉर्टेंट रखा गया है और लोगों की विशेष ज्यादा इंपॉर्टेंट बताई गई है। ये होने लगता है। उधर 1952 दिसंबर में आंध्र प्रदेश के क्रिएशन के लिए मद्रास से आंध्र प्रदेश निकाला जाए, पोट्टी श्री रामालू अनशन पे बैठ जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे में फिर आंध्र प्रदेश क्रिएट करना पड़ जाता है। तो वो जो प्रैक्टिकल केस जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एज एन एग्जाम्पल द कांग्रेस एग्रीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द आंध्रा स्टेट बिकॉज द आंध्रा प्रोविंशियल कांग्रेस, तमिलनाडु कांग्रेस एंड मद्रास गवर्नमेंट एग्रीड टू इट। मतलब लोगों की विशेष और राज्यों के बीच में इंटरनल एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। क्योंकि ये तीनों एग्री कर गए हैं इसलिए आंध्र प्रदेश बनाया जा सकता है, लेकिन but withheld support to the proposal of formation of Karnataka state for want of agreement of the great majority of people, including people of मैसूर state। लेकिन मैसूर में और जो बाकी एरिया मद्रास का कन्नड़ स्पीकिंग है, इनके बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, इसलिए कर्नाटक स्टेट नहीं बनाई गई। आंध्र में तालमेल बैठ गया था तो आंध्र प्रदेश को बनाने की बात हो जाती है। आंध्र क्रिएटेड, इस पार्लियामेंट में बिल पास होता है और एक 11 डिस्ट्रिक्ट का आंध्र प्रदेश 1953 में बना दिया जाता है, जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही बन जाता है। जो मद्रास प्रोविंस के जो 11 एरियाज थे, इनको मिलाकर श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, नेल्लोर, चित्तूर, कुदप्पा, अनंतपुर, कुर्नूल, इनको मिलाकर एक अलग से आंध्र प्रदेश का राज्य बना दिया जाता है। 1953 में पहला भाषाई राज्य बन जाता है। 1953 में ये शुरुआत होती है। लेकिन ये पूरी पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए कि राज्य बनाए कैसे जाए, भारत सरकार 1953 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट कर देती है। इसका पूरी सॉल्यूशन निकाल देते हैं। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट हो जाता है। ये पार्लियामेंट में इसको बाकायदा अनाउंसमेंट होता है। एक कमीशन वुड बी अपॉइंटेड टू एग्जामिन ऑब्जेक्टिवली एंड डिस्पैशनेटली द क्वेश्चन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ द Indian Union so that the welfare of the people of each constituency unit as well as nation as a whole is promoted। यहाँ भी पार्लियामेंट में पीएम ने ये बोला है कि नेशन का वेलफेयर, लोगों का वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए राज्य कैसे बनाए जाए, ये बताएगा स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन। द कमीशन विल इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ द प्रॉब्लम, द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, द एग्जिस्टिंग सिचुएशन एंड द बियरिंग ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट रेलिवेंट फैक्टर्स देयर अपॉन। मतलब टर्म्स ऑफ रेफरेंस दे दी गई है। कहीं भी भाषा के आधार पर बनना है ऐसा नहीं बोला गया है। एक जनरल रेफरेंस दे दिया गया है, एसआरसी बनाया गया है, ये बताएगा राज्य कैसे बनेंगे। कमीशन जो होम उस समय की होम मिनिस्ट्री थी, उसमें जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसमें लिखा है द कमीशन विल कंसिस्ट ऑफ श्री सैयद फजल अली एट प्रेजेंट गवर्नर ऑफ उड़ीसा एज चेयरमैन। इसका नाम फजल अली कमीशन भी पड़ गया था। इसके चेयरमैन फजल अली हुआ करते थे, जस्टिस फजल अली उस समय उड़ीसा के गवर्नर हुआ करते थे। हृदयनाथ कुंदरू मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा के मेंबर हैं। एंड श्री के एम पानिकर एट प्रेजेंट एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन इजिप्ट। तो ये 3 लोगों का कमीशन, उस समय का रेजोल्यूशन जो पास हुआ है
3 लोग इस कमीशन में होंगे और जो रेफरेंस दिया गया है उसमें ये नहीं बोला गया है कि भाषा के आधार पर राज्य बनने हैं। राज्यों, लोगों की विशेष, लोगों का वेलफेयर, नेशनल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है राज्य कैसे बनेंगे। एसआरसी की रिकमेंडेशन 1925 में आ जाती हैं। लंबे समय तक एसआरसी ने सभी भारत के जितने राज्य हैं उनसे बात की है। लगभग 9000 डिस्कशंस हुए हैं, सभी राज्यों में विजिट हुई है, यानी कितने किलोमीटर वो गए हैं, पूरे भारत को घूमा है, लोगों से बात हुई है, जो सरकारें हैं वहां से बात हुई है, हर तरीके की चीजें देखते हुए रिकमेंडेशन दी है। टेकिंग ऑल द फैक्ट्स इनटू कंसिडरेशन, द कमीशन रिकमेंडेड दैट द कंपोनेंट यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। उन्होंने सारी पार्ट ए बी सी डी को खत्म करके 2 तरीके के राज्य बनाने की बात कह दी है। कुछ तो होंगी रियासतें जो यूनियन के साथ फेडरल रिलेशंस रखेंगी, forming primary constituent units of the Indian Union, having a constitutional relationship with the center on a federal basis. These units should cover virtually the entire country. होंगे कुछ तो राज्य बनेंगे और कुछ जो बाकी होगी वो टेरिटरीज बन जाएंगी, which for vital strategic or other considerations cannot be joined to any of the states and are therefore centrally administered units. बाकी जो रियासतें हैं उनको हम CAT बोलेंगे, सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड यूनिट्स। इनका ऐसी नहीं है किसी राज्य में मर्ज कर दी जाए और इतनी अलग है भारत से कि उनको प्रोविंस बना नहीं सकते, राज्य बना नहीं सकते। मेजर तौर पे भारत में राज्य होंगे जिनका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ फेडरल रिलेशन होगा, बाकी कहलाएंगे यूनियन टेरिटरीज। 16 स्टेट्स और 3 यूटी, बाद में यूटी नाम हो जाएगा इसका। इन टुकड़ों में बांट दीजिए भारत को और पार्ट ए बी सी डी ये जो डिमार्केशन है ये खत्म कर दिया जाए। ये रिकमेंडेशन दे दी थी फजल अली कमीशन ने। अब इस रिकमेंडेशन पे क्या हुआ, पार्लियामेंट में क्या हुआ, रिपोर्ट में कंसिडरेशन हुआ, क्या रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन हुआ तो क्या हुआ, आगे चल के राज्य कैसे बनते रहे, ये हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। ये पार्ट 1 था स्टेट्स रिओर्गेनाइजेशन का। इसके बाद पार्ट 2 में देखेंगे कैसे कैसे राज्य शेप लेते चले गए। चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।